Hey everyone, आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। हमारा आज इसका वन शॉट लगने वाला है और इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा हल्के से, प्यार से, मोहब्बत से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लग सकता है। राइट, तो शुरू कर लेते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। राइट, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। फर्स्ट थिंग ये होता है आपका सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे दो गैमीट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये आपका कम से कम ह्यूमंस की बात करें तो कम से कम आपका ये 9th मंथ तक का हमारा एक पीरियड चलता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा जाता है। तो वो 9 मंथ, इतना टाइम हमारा नॉर्मली लगता ही लगता है। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास दो जन होते हैं, एक हमारे पास मेल होता है, एक हमारे पास फीमेल होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, मेल होती है, तो एक हमारे पास फीमेल होती है। अब ये जो होते हैं अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं, जैसे कि मेल बनाता है स्पर्म और फीमेल बनाती है एग। अब ये दोनों किस तरीके से मीट करे, किस तरीके से मीट करे और मीट करने के बाद बना दे जाइगोट। यही कहानी हमको पढ़नी है, स्पर्म के बनने से लेके एग के बनने से लेके इनके फ्यूजन तक, और फ्यूजन के बाद जो इनके अंदर चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें हमको अभी पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू कर लेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, ह्यूमन पार्ट को, मेल पार्ट को। अगर मैं मेल पार्ट की बात करती हूँ तो मेल पार्ट कुछ हमको इस तरीके का नजर आता है, जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। जैसे कि आपके पास कुछ एक पीनस होता है जो बाहर एक्सटर्नल पोर्शन होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर, जिसको हम कंसीडर करते हैं। टेस्टिस होता है जो कि प्राइमरी ऑर्गन होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। राइट, इन्हीं के बारे में हमको जानना है। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बोली, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भैया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे आपके पास होता है क्या, प्राइमरी ऑर्गन। मैं यहाँ पे पहले ही लिख रही हूँ, प्राइमरी ऑर्गन हम किसको कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गन जो कि हमारी होती है टेस्टिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया, जेनिटल भी लिख देते हैं इसको, जेनिटल्स। राइट, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। अब इनका कुछ काम होता है भैया, ऐसा नहीं कि वो नो रीजन ऐसे ही, इनका कुछ काम होता है, हर किसी का स्पेसिफाइड वर्क होता है। अगर मैं प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस की बात कर रही हूं तो ये बनाते हैं स्पर्म। अगर मैं बात करूं इन ग्लैंड्स की तो ये बनाते हैं सीमेन, और सीमेन जो है एक तरीके से कैल्शियम में, फ्रक्टोज शुगर में बहुत ही रिच होता है, यानी कि हमारे स्पर्म को मूवमेंट के लिए, उसको एनर्जी के लिए, प्लस उसको ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प हमारा करता है सीमेन। देन आती है डक्ट, जो एज अ मीडियम ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रास्ता होता है ना कि किसी रास्ते से हम जा रहे हैं, किसी गली से हम जा रहे हैं, ऐसे एक रास्ता, एक मीडियम ये होता है टेस्टिस से बाहर निकलने का। और हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया ये हेल्प करता है वीमेन तक, यानी कि हमारी फीमेल तक स्पर्म को पहुंचाने के लिए। हम इन सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। शुरू कर लेते हैं, हमारे टेस्टिस से शुरू कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो जरा सा इसके बारे में हम लिख लेते हैं पहले नंबर पे ही, टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं। टेस्टिस आपने अभी अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया यहाँ पे कि टेस्टिस हमारी जो होती हैं एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से टेस्टिस जो आपकी सिचुएटेड होती हैं, कहाँ पे, ये कहाँ होती हैं, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल सैक। एब्डोमिनल सैक क्या होता है, एब्डोमिनल यानी कि आपका एब्डोमिन से नीचे जो आपका होता है एब्डोमिनल रीजन, और वो भी एक आपके सैक्रोटम सैक में, सैक्रोटम सैक में। सैक्रोटम सैक जो है एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर पीछे, इसके अंदर सिचुएटेड होने का इसके पास रीजन है कि सैक्रोटम सैक में क्यों है, बॉडी के अंदर टेस्टिस क्यों है, क्यों नहीं है, अंदर क्यों नहीं है, बाहर ही क्यों है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो आपका टेस्टिस होता है ये जो है जब स्पर्म फॉर्मेशन करता है,
जो ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे बिलो, कितना बिलो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो पे ये अपना फॉर्मेशन करता है। यानी नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 से 2 डिग्री कम या 2.5 डिग्री कम, यानी कि अब आप ये कह लीजिए कि आप 37 पे 34.5 से, कहां से क्या हो जाएगा आपका ये 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, यहां तक आपकी स्पर्म फॉर्मेशन होगी। इस टेम्परेचर पे आपकी स्पर्म फॉर्मेशन होगी। तो आपका क्यों होता है बाहर पाउच जैसा भैया? क्योंकि आपका टेम्परेचर कम रखना होता है टेस्टिस का स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए। अब अगर मैं बात करूं टेस्टिस, तो टेस्टिस आपकी पेयर्स में होती है। आपको लग रहा होगा एक टेस्टिस होती, नहीं भैया, 2 टेस्टिस होती है, पेयर के अंदर होती है। और इन टेस्टिस के अंदर होते हैं बहुत सारे चैम्बर्स। क्या होते हैं टेस्टिस के अंदर? बहुत सारे चैम्बर्स। तो पहले तो इन चैम्बर्स के बारे में जान लो, किसके अंदर क्या है। पहले टेस्टिस के अंदर आपके चैम्बर होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, स्पर्म कहाँ बनता है ये जान लेते हैं पहले। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे बनते हैं क्या? स्पर्म। इसके अंदर क्या बनता है हमारा? स्पर्म। यहाँ पे हमारा इसके अंदर बनता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मान लेते हैं ये हमारी क्या है? टेस्टिस है। ये हमारी क्या है? टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर आपके इस तरीके से लोब्स होते हैं। इस तरीके से काफी सारे लोब्स होते हैं। और ये जो लोब होते हैं इनके अंदर आपकी होती है क्या? इनके अंदर होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। 1 से 2 ये जो आपकी क्या है? कंडेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 1 से 2। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा ये थी हमारी पूरी टेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारी है। ये जो हमारी ट्यूब है ये 1 से 2 होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये हमारी है टेस्टिस। ये हमारी क्या है भाई? टेस्टिस है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमारे जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म कहाँ बनेंगे? स्पर्म बनेंगे यहाँ पे, स्पर्म बनेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो ये स्पर्म बाहर निकलेंगे कैसे? तो ये जो आगे आपका जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनके इधर से आपकी कुछ निकलती है जंजाल सा। कैसा जंजाल? यहाँ से आपकी बहुत सारी ऐसे एक जाल बन जाता है जहां पे ये सारी बाहर की तरफ कनेक्टेड हो जाती हैं, ये कुछ इस तरीके से। और ये फिर यहाँ से एक जगह से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे ये जो जंजाल बना है इसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस इसको कहते हैं। रेटे टेस्टिस के बाद यहां से अगर आप देखोगे तो होगा क्या? यहां से आपकी छोटी छोटी सी हल्की हल्के से ऐसे इस तरीके से कुछ आपकी जा रही होंगी बाहर की तरफ। ये इनको हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। सबसे पहले एग्जिट कराएंगे हमारे स्पर्म्स को यहां से, तो इनको कहेंगे वासा एफ्रेंशिया। तो ये हमारी क्या है? वासा। भूत आ गए भाई क्लास में, भू करेगा अब ये चलो जी, वासा एफ्रेंशिया। अब ये वासा एफ्रेंशिया आगे जाके एक अलग सी ट्यूब में जो बहुत ही वाइड होगी और बहुत ही कंडेंस्ड और ओवरलैप्ड होगी, कुछ इस तरीके की ट्यूब के अंदर आपकी आ जाएगी। इसको हम कहेंगे एपिडिडाइमस। और इधर से हो जाएगी नैरो, और नैरो होने के साथ साथ यहाँ पे फिर एकदम से ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर आपने जो देखा होगा, ध्यान दिया होगा, ये तो हमारी होती है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये होती है वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस ये क्या हो जाएगी? हमारी वासा डेफरेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो हमारे डक्ट वाले पार्ट थे, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, डेफरेंशिया, ये वाला रीजन, ये हमारी डक्ट थी, ट्यूब्स थी। यहां से होते हुए हमारा स्पर्म निकल के जाता है। एपिडिडाइमस के अंदर हमारे एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि स्पर्म हमारा यहाँ मैच्योर होता है।
हमारा स्पर्म यहाँ पे मैच्योर होता है, हमारा स्पर्म यहाँ पे क्या होता है भैया, मैच्योर होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी क्या चीजें होंगी जो स्पर्म बनेंगी, ये तो मैंने आपको नॉर्मल एक ऑर्गन बता दिया, टेस्टिस के साथ उसकी अटैच डक्ट्स बता दी, बट यहाँ पे किस तरीके से हमारी बनेंगी स्पर्म, तो उसको भी हम जरा सा जान लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके ये जो डक्ट्स हैं, इनको हटा देते हैं फॉर अ मोमेंट अभी के लिए, ठीक है। अब जरा सा इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं जरा सा, है ना। हमने कर लिया है इस वाले रीजन पे, इतने वाले रीजन को जूम, और इतना वाला रीजन कैसे नजर आएगा, इतने वाला रीजन हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला, क्योंकि ये जो हमारे गोले से है, ठीक है, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यानी यहां पे जो बीच वाला रीजन था, ये वाला जो रीजन था, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल शेप, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, हम इसको बोल देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर होते हैं दो तरीके के सेल, कुछ तो यहाँ पे सेल्स होंगे हमारे किस तरीके के, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले सेल्स होंगे, बना देते हैं इसको, दो के अंदर ही बना लेते हैं, सबके अंदर नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे होते हैं मदर सेल्स, यहाँ पे बन जाएंगे स्पर्म, ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो मैंने दो तरीके के सेल बनाए, एक तो ग्रीन वाले, इनको हम बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल, और ये काम करती है न्यूट्रिशन देने का, न्यूट्रिशन देंगे स्पर्म्स को। ये वाली जो सेल्स हैं, इनको कहते हैं जर्म सेल, और इन जर्म सेल से हमारे बनते हैं स्पर्म। अब यहाँ पे भी हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, और यहाँ पे भी इस इंटरस्टिशियल शेप के अंदर आपका इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हमारे होंगे, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लेडिंग सेल, इनको हम लेडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। और लेडिंग सेल हमारे सिक्रीट करते हैं एक आपके हार्मोन को, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है भाई आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये सिक्रीट करेंगे। ये चीज आप सभी क्या रखेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाले हैं, दिमाग में रखने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया क्या भैया, ये तो हमारा हो गया भैया एक, चलो ठीक है, हमने ओविडक्ट पढ़ लिया, स्पर्म पढ़ लिया, स्पर्म कैसे बनेगा ये भी पढ़ लिया। अब मेन चीज आती है कि जर्म सेल से कैसे सेल बनेगा, यानी oogenesis की हम बात करेंगे। दूसरा, अभी हमारी ग्लैंड्स बाकी हैं, तो जरा सा हम क्या कर लेते हैं, ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास 3 ग्लैंड होती हैं, ठीक है, 3 ग्लैंड होती हैं, उनके बारे में हमको जानना है। ठीक है जी, लिख देते हैं, 3 ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड्स हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली ग्लैंड तो हमारी होती है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, फिर हमारी होती है प्रोस्टेट, फिर आती है बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमारी आती है। अब यहाँ पे एक चीज हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड प्लस हमारी वासा डेफरेंशिया, वासा डेफरेंस, ये दोनों एक जगह पे जंक्शन पे मिलते हैं, और ये जंक्शन आपका एक और चीज साथ में करती है, एक और चीज की आपका ऊपर से यूरेटर भी यहाँ पे, यूरेटर भी यहाँ पे होता है। यानी आपका जब सुसु वाला जो ट्रैक्ट होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर तक आपका जो यूरेटर आता है,
है ना, तो यूरेटर आगे की तरफ एक्सटेंड करता है। उसी यूरेटर की पाइप की मैं बात कर रही हूँ, वही यूरेटर आगे एक्सटेंड करेगा और उसी यूरेटर के अंदर ही हमारा क्या चला जाएगा, सॉरी नॉट यूरेटर, इट्स यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा, इन तीनों का होता है जंक्शन, और जहां पे आपका वासा डेफरेंस यूरिथ्रा आपका मिलता है, वहीं पे हमारी ग्लैंड्स अपना सीमेन डालना शुरू कर देती हैं। और यहीं पे हमारा एक चीज हम बोलते हैं, कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भैया हमारी जो ग्लैंड्स हैं, अगर बात करें एपिडिडाइमस ब्लॉक कर दे, वासा डेफरेंस ब्लॉक कर दे, तो क्या हमारी ग्लैंड्स का सीमेन निकलना बंद हो जाएगा? तो दैट विल बी नो, अ बिग नो, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट कहाँ डाल रही है, यूरिथ्रा में डाल रही है। और यूरिथ्रा से आगे जाके आपका वहां से ही सूसू निकलेगा, यूरिथ्रा से ही आपका पीनस से होते हो, वहीं से आपका सीमेन निकलेगा, राइट। तो दोनों रास्ते आपके सेम हो जाते हैं यूरिथ्रा के बाद। अब यहाँ पे सोचने की बात है, ये तो सब ठीक है, बट सेमिनल वेसिकल और आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की हम बात कर रहे थे, ये क्या काम करती है? ये काम करती है ये कि ये एक आपका सीमेन रिलीज करती है, या आप कह लो कि एक फ्लूइड रिलीज करती है। क्या करती है? आपकी फ्लूइड रिलीज करती है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सीमेन। और ये जो सीमेन होता है ये रिच होता है फ्रक्टोज के अंदर, रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। साथ में ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन यानी स्पर्म के चीज के अंदर हेल्प करेगा, स्पर्म को आगे आगे ले जाने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर जिस समय पे आपका, क्योंकि यूरिनरी का भी एक ही ट्रैक्ट है, सीमन का भी एक ही ट्रैक्ट है, सीमन आना होगा तो यूरिन अगर पहले आया होगा तो एसिडिक मीडियम हो गया होगा, तो एसिडिक मीडियम हटाने के लिए, यानी कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का भी इसका काम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का भी इनका काम होता है। तो ये हमारी होती हैं क्या, ग्लैंड्स होती हैं। अब बात आती है हमारे पीनस की, किसकी बात आ रही है? पीनस की। तो पीनस का तो बहुत इजी है, सिंप्लीफाइड है, कुछ भी नहीं है। देखो पीनस के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जब आपका सेक्सुअल अराउजल होता है इरेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा एनलार्ज हो जाते हैं साइज के अंदर। आगे जाके एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लांस पीनस, और ग्लांस पीनस के ऊपर होती है कवरिंग जिसको हम कहते हैं फोरस्किन। सिंपल एज दैट, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारी अगर बात करूं तो हमारी एक चीज यहाँ पे रह गई, मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास जर्म सेल है, जर्म सेल था, हमारे पास जर्म सेल है। जर्म सेल से किस तरीके से हमारा स्पर्म बना, ये चीज हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो जर्म सेल से स्पर्म का बनना, ये क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये क्या हो रहा है भैया? गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो जब अगर यही गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ये फीमेल के अंदर हो रहा हो तो आपका हो जाता है oogenesis। फिलहाल के टाइम पे हमको जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस हमको यहाँ पे पढ़ना है, यानी जर्म सेल से किस तरीके से हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका ये एक प्रोसेस होता है। जर्म सेल्स को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं भाई इसको? हम जर्म सेल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया की बात करूं तो ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, और ये हमारे बीच में एक सेल बनाएगा, फिर डिवीजन होगा, फिर सेल बनेगा, फिर आपका डिवीजन होगा, फिर सेल बनेगा, आगे जाके लास्ट में कहीं जाके आपका स्पर्म फॉर्म होने वाला है। यानी कहने की बात है आप जर्म सेल से स्पर्म बना लो या आपका स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाओ, बात तो वही है। यहाँ पे आपकी दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। पहले नंबर पे तो आपका होगा पहली बार माइटोसिस, दूसरी बार आपका होगा मियोसिस। एक बार माइटोसिस फिर मियोसिस, और मियोसिस के कंप्लीट होते ही खत्म हो जाएगी स्पर्म की फॉर्मेशन। बट हमको ये भी पता है कि जब मियोसिस होता है तो दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पे भी आपका मियोसिस 1 और मियोसिस
2 हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा। अब ये ऐसे ही आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ सेल्स बताऊंगी, जैसे कि मैंने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर कन्वर्ट होएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर माइटोसिस से, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 से, सेकेंडरी से आपका जो स्पर्मेटिड बनेगा मियोसिस 2 से। बस आपको ये सीरीज याद करनी है और कुछ नहीं याद करना, माइटोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और यहाँ जहां पे मियोसिस 2 खत्म हो जाती है वहीं पे हमारे स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, ये चीज हमको याद रखना है। अब ये किस तरीके से बनते हैं जरा इसकी हम नजर डाल लेते हैं। पहले हमारे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होता है किस तरीके का डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक यानी कि माइटोसिस होगा। अगर हमारा स्पर्मेटोगोनिया 2n है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 2n प्रोडक्ट ही बनेगा। और आपका बनेगा क्या भैया, माइटोटिक करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये एक बेस आपको मैं दे रही हूं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन पहले वाला। मियोटिक डिवीजन 1 जो होता है वो रिडक्शनल होता है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या आधी कर देता है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो जो भी चीज बने, अब आपका 2n से n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगा भैया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपका क्या होगा भैया, सेकंड डिवीजन, मियोटिक सेकंड डिवीजन, मियोटिक सेकंड लिख देती हूँ ऐसे कैसे से। और इससे आपका फुल एंड फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेम डिट्टो n वाला आपका स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा भैया, फुल एंड फाइनल आपका स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड जो है इमैच्योर फॉर्म होता है, स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म, बट यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती है, बस डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि ये मैच्योर होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होते हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एक चीज आपको याद रखनी है। देखो मुझे ये बताओ कि आपका स्पर्मेटोगोनिया एक है, स्पर्मेटोगोनिया जो हमारा है ये एक मियोटिक डिवीजन कर रहा है। एक मियोटिक डिवीजन से कितने आपके सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोसाइट बने होंगे। अब दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होने वाला है, और हमको पता है एक सेल के अंदर मियोसिस हो तो 4 सेल बनेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे 2 प्राइमरी सेल बन गए हैं। 2 के अंदर 1 से 4 बनेगा तो 2 से कितने बन गए, 2 से हमारे बन गए भैया 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन 1 में, और 2 जैसा ही हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा फुल एंड फाइनली। तो आपका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत इजी सी चीज ये थी, इजी सी चीज ये थी, हाँ इजी सी चीज ये थी कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हमको नहीं करना है। बट ये तो मैंने आपकी एक स्पर्मेटोगोनिया की बात की है। व्हाट इफ अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात की गई हो, अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूं, यहाँ तो 1 से 2 बना, आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोटिक डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, सेकेंडरी के अंदर 2 बनेंगे, और 2 से फिर आपका स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनता है तो वो आपका सॉर्टेड है। तो कई बार पूछ लिया जाता है आपका भैया कि डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होता है, तो आप याद रखोगे जी वो हमारा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 के टाइम पे। दूसरा, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो वो 4 बनेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। ये चीज आपको याद रखना कि पूछा कौन से वाली स्टेज गई है। अगर आपको ये याद रह जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये हमारा जो मेल वाला पोर्शन था इतना ही है, डोंट वरी, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे थे, क्विक रिवीजन में आपका करा रही हूं। अब हमको करना है फीमेल के लिए। अब हमको किसके लिए करना है भाई, फीमेल के लिए करना है। तो जरा सा हम किसके लिए कर लेंगे भैया, फीमेल के लिए कर लेंगे अभी। ठीक है, फीमेल के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो हमको करना है वो करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं, जहां पे यूट्रस, सर्विक्स, ग्लैंड्स, ओविडक्ट, ओवरीज और हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वजाइना आ जाता है पार्ट्स। अगर मैं यहाँ पे बात
करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल के अंदर जो ओवरी में एग बनते हैं वो ओवरी के अंदर एग बाय बर्थ ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर एग बनेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई भी लड़की अपनी माँ के पेट में होती है उसी समय पे उसके अंदर बहुत सारे एग बन चुके होते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दर्शन हम कुछ हमारा करा रहा है फीमेल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं वजाइना, ये नैरोअर पार्ट है, ये सर्विक्स होता है, ये हमारी ओवरी जहां से हर महीने एक एग रिलीज होता है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब और ये हमारा यूट्रस। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करती हूँ तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, इन पार्ट्स की। अब अगर यूट्रस की बात करो तो यूट्रस के अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, बीच में जो होती है कहते हैं मायोमेट्रियम, बाहर की तरफ जो होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं फैलोपियन ट्यूब की तो फैलोपियन ट्यूब भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है इनफंडेबुलम, एम्पुला और इस्थमस। एम्पुला ऐसा रीजन है जहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे एग वेट करता है किसका, स्पर्म का, राइट। अगर मैं बात करती हूँ आगे तो आपको बोलोगे कि मैम जो स्पर्म है, ओवरी से एग आएगा। हाँ जी बिल्कुल, एग आएगा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, एम्पुला वाले रीजन में वेट करेगा स्पर्म का, और वहां से स्पर्म जो है वजाइना के अंदर इंसेमिनेट होके सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, एम्पुला वाले रीजन में पहुंच जाएगा। अब अगर आप ओवरी का डायसेक्शन देखो तो ओवरी कुछ इस तरीके की नजर आती है कि आपका किस तरीके से एग हमारा बनता है। एग जो हमारा बनता है वो कुछ फेजेस में बनता है। जैसे सबसे पहले वो आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल की फॉर्म में होता है, राइट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर उसके अंदर आपके कुछ थीसिस आ जाते हैं, थीकल सेल बोल देते हैं। एंटरम हमारा यहाँ पे बन जाता है, फिर लेटर ऑन ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से हमारा एग बाहर निकलता है तो आपका पीछे कॉर्पस ल्यूटम रह जाता है। तो हमारे पास जो चीजें होती हैं 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो आपका ऐसा फॉलिकल जिसके अंदर एग है जिसको हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल, एक ऐसा फॉलिकल जहां पे किसी भी तरीके का एग नहीं है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम हम उसको कहते हैं भाई। अब अगर एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस, इसको हम क्या कहते हैं, जो ऊपर आपका ऐसे थिकल सा होता है, जो थोड़ा स्वॉलन टिश्यू होते हैं, इसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस। साइड में जो लिप जैसे स्ट्रक्चर आपका है इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। अंदर की तरफ ये जो आपके पिंकिश कलर के जो आपको यहाँ पे लेयर दिख रही है ये आपकी होती है लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा तो ये माइनोरा। अंदर इस तरफ आपका ये आपका क्या है, वजाइनल होल है जहाँ पे हाइमन की लेयर होती है। ऊपर की तरफ यूरिथ्रा मीटस होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, यूरिथ्रा मीटस होता है। ये आपके आउटर पार्ट थे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आपकी मेमरी ग्लैंड की बात करूँ, ग्लैंड एक ही है आपकी मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और कुछ इस तरीके की आगे से नजर आती है। ये हमारा एरोला वाला पार्ट होता है, ये हमारा निप्पल वाला पार्ट होता है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो आपके पास साइड व्यू अगर हम देखें तो हम देखेंगे हमारे पास छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मेमरी लोब। इन मेमरी लोब्स के अंदर आपके छोटे छोटे मेमरी एल्वोली होते हैं जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बनता है, जो कि आगे जाके आपके मेमरी डक्ट से होते हुए एक एम्पुला में मिल जाते हैं। फिर आपका लेटर ऑन लैक्टिफेरस डक्ट जो कि आपके निप्पल्स के अंदर निकल जाती है, जहां से हमारा निकल जाता है भैया मिल्क। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चीज और आ जाती है जिसको हम कहते हैं oogenesis। क्या कह देते हैं भैया, oogenesis। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, oogenesis गैमेटोजेनेसिस के जैसे ही हमारा oogenesis है, सेम चीज होगा। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ से यहाँ पे ooगोनियम हो जाएगा। वहां पे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ पे प्राइमरी ooसाइट हो जाएगा, प्राइमरी ooसाइट हो जाएगा। वहां पे सेकेंडरी था, यहाँ पे आपका ये सेम हो जाएगा, सेकेंडरी ooसाइट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपका अवम बन जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज होगी, जब आपका मियोसिस 1 होगा, यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा तो आपका सेकेंडरी के साथ फर्स्ट पॉलर बॉडी बनेगी और अवम के साथ सेकंड पॉलर बॉडी बनेगी। ये हमको चीज याद रखनी है। यहाँ पे आपके एक oogonia से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, दोनों प्राइमरी ooसाइट हमारे आगे जाके डिवाइड करेंगे तो आपका एक एक सेकेंडरी ooसाइट बनाएंगे, साथ में आपकी
पॉलर बॉडी बना देंगे। तो मतलब कहने की बात है एक उगोनिया से आपके पास सिर्फ एक ही अवम आपको निकल के आप नजर आता होगा, दिख रहा कि भैया प्राइमरी oocyte से हमारे पास सिर्फ एक ही अवम आया है, जहां पे स्पर्म हमारे पास 4 थे बट अवम एक है। उगोनिया से टोटल 2 एग बन जाते हैं बट प्राइमरी oocyte से हमारे कितने एग बनते हैं, एक ही बनता है। आई थिंक ये हमारा ऑलरेडी मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ स्पर्मेटा के अंदर, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे आपका एक सेल काम नहीं करता है, आपका पोलर सेल बनता है, बाकी सारे फंक्शनल होते हैं। अब आ जाती है बात किस चीज की, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की बात यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत इजी है। देखो हमारे जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं 28 डेज की पीरियड में होते हैं। मेंस्ट्रुएशन का होने का मतलब क्या है कि भैया हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लो होता है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लो होता है तभी पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग आ जाती है। 4 से 5 दिन के अंदर वो आपका रुक जाता है। आपका वहां पे ऊपर की तरफ फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है, और फॉलिकल क्योंकि एफएसएच से बनता है तो आपका एफएसएच भी बढ़ता जाएगा। साथ में फॉलिकल से आपका ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ता जाएगा। 14th डे के ऊपर, 14th डे पे हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएगा तो हमारा एस्ट्रोजन भी पीक पे होगा, एफएसएच भी पीक पे होगा। 14th डे के अंदर ही एलएच भी हमारा पीक पे हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हमारा हो जाता है, जो कि एलएच की वजह से होता है, राइट। और हमारा एग निकल जाएगा और हमारा कॉर्पस ल्यूटम यहाँ पे बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटम हमारा प्रोजेस्टेरोन बनाता है तो यहाँ पे एकदम से आपका प्रोजेस्टेरोन की हाइप बन जाती है। इधर अगर मैं बात करूं तो जहां पे आपके पहले थोड़ा बहुत यूट्रस आपका थिक हो रहा था, अभी और ज्यादा थिक हो जाएगा, और ज्यादा थिक हो जाएगा। बट जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे एकदम से लो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और आपकी ब्लीडिंग जो है फिर से हो जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे। अब बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब हमारा कॉपुलेशन होता है, हम क्वाइटस करते हैं, तो आपको पता है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए स्पर्म कहाँ पे पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है हमारी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में, जहां पे वो क्या करता है, जहां पे वो फर्टिलाइजेशन करता है, जहां पे उसको आपका अवम मिलता है। अब क्योंकि स्पर्म के सिर पे होता है आपका एक्रोसोम, और एक्रोसोम आपके बाहर अवम के ऊपर 2 लेयर होती है, एक आपका कोरोना रेडिएटा, फिर आपका जोना पेलुसिडा। तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है एक्रोसोम, जो कि स्पर्म के सर पे प्रेजेंट होता है, और आपका फाइनली न्यूक्लियस जो है आपके अवम के अंदर डाल दिया जाता है। अब इधर क्या होता है, इधर होती है बिल्कुल छोटी सी चीज कि आपका जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके एक तरफ स्पर्म का न्यूक्लियस है, एक तरफ एग का न्यूक्लियस है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और उसके फ्यूजन की वजह से हमारा बेबी डिवाइड करने शुरू लग जाता है और हमारे पास बहुत सारी स्टेजेस बनती है। पहले 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे वाले डिवीजन होता है। जब हमारा 8th सेल बन जाता है तो उसको हम कहते हैं मोरुला, उसको हम क्या कहते हैं, मोरुला। जैसे हमारा 8 के बाद जितने भी सेल बनेंगे, 8 के बाद 16, 32 बनेंगे, उनको मोरुला बोलेंगे, और ये मोरुला जाके ट्रोफोब्लास्ट के अंदर चेंज हो जाता है, और ट्रोफोब्लास्ट से आपका क्या बन जाता है, ट्रोफोब्लास्ट जो आपका है, ट्रोफोब्लास्ट आपका अटैच कर जाता है यूट्रस के अंदर। कहाँ अटैच कर जाता है, यूट्रस के अंदर कर जाता है। अब जो वो ट्रोफोब्लास्ट था वहां पे कुछ आपका सेल ऑफ मास था जिससे हमारा जाइगोट बनता है। अगर आप इसको देखो तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारा सिंगल सेल है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, अर्ली मोरुला हो गया, ये हमारा एडवांस्ड मोरुला हो गया। आगे मोरुला के बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया, यानी ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ये वाला जो है ये हमारा एम्ब्रियो की पूरी बॉडी बना देगा, ये कैविटी आपका कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा, राइट। कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी अटैचमेंट होती है तो वहाँ पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्लेसेंटा के और भी बहुत सारे काम होते हैं। प्लेसेंटा जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करती है। मान लो बच्चे को दूध चाहिए, बच्चे को एक्सक्रीटरी बाहर करना है प्रोडक्ट, तो वो किससे आएगा, सारा का सारा प्लेसेंटा से ही फेंका जाएगा। ये चीज आप सभी याद रखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ तो प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये चीज भी आप याद रखेंगे। और बाद में आपकी एक चीज कहा जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, आफ्टर पार्चुराइजेशन, यानी कि आपका आफ्टर पार्चुराइजेशन बोली चीज जाती है एक चीज, उसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे प्लेसेंटा भी हमारी बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है, और ओवरी जो होती है रिलैक्सिन हार्मोन, उसकी वजह से ये चीज हमारी होती है।
अब हमारा जो बेबी है वो हमारा बेबी किस तरीके से बनता है, तो पहली बात तो ये बेबी जो हमारा होगा पहले 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, एंडो, एक्सो एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है आपका एंडो और एक्सो से बाद में आता है, सबसे बाद में आता है। अब तीनों लेयर हमारे बहुत सारे टिश्यूज को करेंगी, बनाएंगी, फॉर्म करेंगी। पहले मंथ में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसी मंथ के अंदर बच्चे का हार्ट बन जाता है। सेकंड मंथ के बाद आपका क्या हो जाता है भैया, बच्चे के हाथ पैर आने शुरू हो जाते हैं सेकंड मंथ में। जब आपका तीसरा मंथ आता है तो वहां पे मोस्टली जेनाइटल्स वगैरह ग्लैंड्स बन जाती है। और जब हमारा क्या हो जाएगा, पहला मूवमेंट होता है फीटस का, वो हमारा 5वें महीने में देखा जाता है। और जब एक ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है तो उसके पूरे शरीर पे, हाथ पैरों पे हमको बाल नजर आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। और 9वें महीने तक तो हमारा बेबी पूरा फुली रेडी हो जाता है। फाइनली पार्चुराइजेशन हो जाता है, यानी बेबी का डिलीवरी कर दी जाती है और फिर लैक्टेशन, उसको दूध पिलाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पार्चुराइजेशन कैसे होती है, बेबी जो है अपना हल्का सा रिफ्लेक्स देगा जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि ये अपने अंदर से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देगा, जिसकी वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और उस ऑक्सीटोसिन से यूट्राइन की वॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बेबी को बाहर पुश मिलता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका ये जो पार्चुराइजेशन है इसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ। तो हमारा जो प्लेसेंटा है उसको भी बाद में बाहर ही भेज दिया जाता है। अगर मैं बात करूं मेमरी ग्लैंड की, तो मेमरी ग्लैंड में आपको बता ही चुकी हूं ऑलरेडी कि मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है। मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है जो कि बच्चे को पिलाया जाता है। पहली बार जो मिल्क पिलाया जाता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, क्योंकि हाई इन एंटीबॉडी होता है, लो इन फैट होता है, हाई इन प्रोटीन होता है। अब इसको एक आपको जो अभी तक मैंने आपको बताया है, जो अभी तक रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे जरा सा आप इसको देखिएगा कि किस तरीके से हमारा पूरा एक जो मैंने आपको पूरा इतना बोल के बताया है, ये 2 सेकंड के अंदर एक थोड़ा सा हल्का सा क्लिप लीजिएगा, देखिएगा ये किस तरीके से हमारा होता है। इजीली समझ पाओगे इसको देख के। ये एक्रोसीन का एक्शन था, एक्रोसोम एंजाइम जो थे उसने तोड़ी ये लेयर सारी, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, ये बेबी बनना शुरू हो गया है। फैलोपियन ट्यूब से होते होते ये 8 का हो जाएगा, मोरुला बन गया है। मोरुला बनते ही ये बाहर निकल जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा, ये इम्प्लांटेशन हो गया, ये बेबी हमारा बन जाता है फुली, राइट। तो ये हमारी थी प्रोसेस सारी की सारी किस चीज की भैया, सारी के सारे रिप्रोडक्शन की। आई होप देर इज ऑल डाउट आर क्लियर एंड देर इज नो डाउट। इफ देर इज एनी देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में जहां पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय फॉर नाउ, हैव नाइस डे।